हेलो गाइस। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि लोग क्यों फेल हो जाते हैं डी ट्रिपल एस बी टीजीटी की प्रिपरेशन में। एंड इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट डी ट्रिपल एस बी टीजीटी, इट अबाउट अदर एग्जाम्स ऑल्सो। सो ऐसा क्या होता है कि हम फेल हो जाते हैं? सो आंसर लाई इन दैट वी हैव नो डायरेक्शन। हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं होती प्रिपरेशन की, दैट इज वाई हम फेल हो जाते हैं। तो हमें पता ही नहीं होता है, वी डोंट नो वेयर टू बिगिन। हमें पता ही नहीं होता हम कहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है, बस बुक्स ली, बहुत सारी, टू मैनी बुक्स, बहुत सारी किताबें ली हमने और पढ़ना शुरू कर दिया बिना किसी उसके। बहुत सारे यूट्यूब लेक्चर देख ली, किताबें इकट्ठी कर ली, कंटेंट इकट्ठा कर लिया। ठीक है, इससे क्या होता है कि विदाउट डायरेक्शन पढ़ने में हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैंने 3-4 मंथ्स लिखा है, किसी किसी का तो साल भी चला जाता है और एक एग्जाम, 2 एग्जाम ऐसे ही निकल जाते हैं विदाउट एनी रिजल्ट। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है? कोई डायरेक्शन नहीं होना। विदाउट डायरेक्शन के ही हम पढ़ रहे हैं, जो मन में आ रहा है बस वही पढ़ रहे हैं। पता चल गया ये सिलेबस है, बस उसको उठा के पढ़ने लग गए। सो फर्स्ट थिंग, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? हमको ये नहीं करना है। सबसे गलत स्टेप ही यही है। ये फॉलो मत करिए, दिस इज यू। हम फिर ये बन जाते हैं। सो ये हमको नहीं बनना है। ठीक है, तो अब करा क्या जाए इसको सुधारने के लिए? अब इसको करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नो नेगोशिएबल, नॉट ऑप्शनल, बिल्कुल भी नहीं है, कि आपको सबसे पहला स्टेप करना है पीवाईक्यू को एनालाइज करना। आप सिलेबस मत उठाओ बेशक चाहे। आपने सोच लिया मुझे इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, आप उसका पहले सिलेबस मत देखो, आप पहले उसका पीवाईक्यू देखो जो रिसेंट हुए हैं। ये भी नहीं 10 साल पुराने देख रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है। जो रिसेंट हुए हैं, बोर्ड ने जो रिसेंट पेपर लिया है वो उठाओ, उसको एनालाइज करो। आप उसके क्वेश्चंस को जब पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि ओके, सो ये मेरा बोर्ड मुझसे ये चाहता है, इतने डेप्थ में क्वेश्चन पूछता है और इतना मुझे पढ़ना है। ठीक है, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद आप अपना सिलेबस उठाओ, सिलेबस देखो उसका कि बोर्ड ने क्या सिलेबस दिया है, एंड देन यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। कंटेंट इकट्ठा करने से कुछ नहीं होता। और मैंने आपको अब मेरी प्रीवियस वीडियो में बताया था, मैं इस वीडियो में बता रही हूँ कि डी ट्रिपल एस बी एक पैटर्न फॉलो करता है। और पैटर्न के हिसाब से मेरा क्या मतलब है कि इनका कोई भी फेवरेट टॉपिक्स होते हैं इनके, उनमें से तो एक क्वेश्चन पक्का पक्का देंगे, चाहे 3 दे, 4 दे, 5 दे, चाहे 6 क्वेश्चन भी दे दें उस टॉपिक से, पर देंगे। ये उनके फेवरेट टॉपिक है। सो यू हैव टू क्रैक दिस। आपको ये पैटर्न क्रैक करना है और उसी हिसाब से फिर पढ़ना है। नो पीवाईक्यू, आपने पीवाईक्यू का एनालाइज नहीं किया तो कोई रियल प्रिपरेशन हुई ही नहीं भाई। ठीक है ना? और प्लीज डोंट गो ऑन टू कि मैं 10 साल पुराने पेपर उठा लूं और मैं पहले अपना सिलेबस कवर कर लेता हूं और फिर उसके बाद मैं वो 10 साल के पेपर प्रैक्टिस करूंगा, मैं उनका प्रिंट आउट निकाल के उनको करूंगा। जी नहीं, ये भी एक रॉन्ग तरीका है करने का। नहीं, आप प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करोगे जब आपको यही नहीं पता आपका बोर्ड आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे चाहता क्या है? आपको ये करना है, आपको एनालिसिस करना है, आपको ये काम करना है सबसे पहले। ठीक है, ओके। देन आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? आपने पेपर का एनालिस कर लिया, आपने सिलेबस देख लिया, आपको स्टार्ट करना है। आप जैसे पेपर का एनालिस करोगे आपको पता चलेगा भाई डी ट्रिपल एस बी को एनसीईआरटी से बहुत प्यार है, बहुत प्यार करता है वो एनसीईआरटी से, और जिस चीज से वो प्यार करता है उससे आप प्यार करेंगे। तो आपको एनसीईआरटी उठानी है 6 से लेकर 10 तक की साइंस की। ठीक है, और ग्रेजुएशन लेवल भी कुछ रखिएगा, ऐसे बात नहीं है सिर्फ सारा यहीं से आता है। तो ये चीज 6 to 10th लेवल की एनसीईआरटी उठाइए और उसमें से भी आपको देखना पड़ेगा कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना। ठीक है, तो डोंट स्टडी एवरीथिंग, सब कुछ नहीं पढ़ना है। उसको भी आप पेपर एनालाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा। एनालाइज करना नहीं आता है तो भाई चैट जीपीटी की मदद ले लो, वो करके देगा आपको। ठीक है, तो स्मार्ट स्टडी करनी है, हार्ड स्टडी नहीं करनी है। आज के टाइम में स्मार्ट स्टडी करने वाला ही विल गेट एवरीथिंग। ठीक है, हार्ड स्टडी करने वाला बेचारा रह जाता है। समझ में आया? और मैं कहूँगी रह जाएगा, बट इट वॉज लाइक कि टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ करनी है आपको। एनसीईआरटी उठाओ, 6 to 10 तक की सारी पढ़ो और पढ़ने के बाद अपने नोट्स बनाओ और उसी हिसाब से आपको फॉलो करना है। फिर आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे उसका। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट इज लोगों में रहता है बायोलॉजी तो बहुत ईजी है, बहुत आसान है। ओवर कॉन्फिडेंट, इतना ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है उनके अंदर कि 20 में से 20 क्वेश्चन मैं कर डालूंगा। ठीक है, फिजिक्स जिसको टफ लगती है वो उसको इग्नोर कर देता है। भाई अगर फिजिक्स आपकी साइड नहीं है तो जस्ट इग्नोर इट। ये आपका स्मार्ट प्लान है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपने पेपर देखा होगा तो आपको पता चलेगा न्यूमेरिकल मोस्टली न्यूमेरिकल्स होते हैं एग्जाम के अंदर, और कोई इतने हार्ड भी नहीं है वो। तो बस उसी हिसाब से पढ़ो। आप थ्योरी में घुसी क्यों रहे हो? आपसे न्यूमेरिकल पूछा गया है, आपसे न्यूमेरिकल पूछ रहा है, तो उसी हिसाब से अपना बेस बना के पढ़ो उसको। ठीक है ना? हाँ, पर आपको अपना बेसिक क्लियर करना है तो फिर आपको थ्योरी पहले पढ़नी पड़ेगी। और एक बात और, 6 से लेके 7th 8th 9th 10th ये सारी बुक्स के चैप्टर कनेक्टेड हैं, तो आप उसी तरीके से पढ़ो। आप अलग अलग करके मत पढ़ो कि पहले मैं 6th की पूरी फिजिक्स पढ़ूंगा, फिर मैं 7th पे जंप करूंगा और फिर मैं 8th पे जंप करूंगा। नहीं नहीं नहीं,
ये चैप्टर्स कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, मोशन वाला, प्रेशर वाला, फोर्स वाला, ये सारे चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो वो वैसे ही आपको पढ़ना है, ठीक है। तो बिगेस्ट मिस्टेक क्या है आपकी, ये स्मार्ट प्ले करना कि भाई नहीं फिजिक्स मेरी साइड नहीं है तो मैं उसको इग्नोर कर दूंगा। डोंट डू दिस, इट इज वेरी रॉन्ग, ठीक। फिजिक्स में क्या है भाई, स्कोरिंग है, क्यों, क्योंकि न्यूमेरिकल है, ठीक है, टू द पॉइंट पूछेगा। केमिस्ट्री कंसेप्ट बेस है पूरी की पूरी, ठीक है। और बायोलॉजी सेलेक्टिव है, तो उससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा और आप अच्छे से पढ़ भी लोगे। बायोलॉजी तो ऑलमोस्ट सब कर ही लेते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी, ये तो आपके दिमाग में होना ही होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है हमारी। सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक पीवाईक्यू को ना करना, या उसको एनालाइज भी नहीं किया, उसको सॉल्व भी नहीं किया, रिवीजन नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ लेक्चर देखे जा रहे हैं, कंटेंट को इकट्ठा किए जा रहे हैं, कौन सी बुक पढ़ें। कमेंट सेक्शन में सबसे ज्यादा रिप्लाई होते लोग, कम बुक्स कौन सी ले, कौन सी बुक से आपने पढ़ा था। इट डजेंट मैटर, आप यूट्यूब से वीडियो देख के भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने कोई अच्छा एजुकेटर देख लिया है जिसने सब कुछ पढ़ाया हुआ है ऑलमोस्ट, आप वहां से भी निकाल लोगे, ठीक है। आपकी स्ट्रैटेजी, आपका एक रोड मैप होना चाहिए, कोई टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं, ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है। कंटेंट की कलेक्शन करना प्रिपरेशन नहीं होती है भाई, ये तो देखो सबसे बड़ी आपका वो है कि कंटेंट को कलेक्ट कर लूंगा, एजुकेटर से पूछ लूंगा कौन सी बुक से पढ़ूं, कौन सी बुक से पढ़ूं, बुक से करते करते प्रिपरेशन वो नहीं है, वो आपको बिल्कुल सिलेक्शन नहीं देगी। और दूसरा, ये मेरा कुछ पर्सनल आपके लिए ओपिनियन है कि अगर आपकी कोचिंग कंप्लीट हो चुकी है, आपने DSSB की कोई भी कोचिंग ली है, चाहे PGT के लिए हो, TGT के लिए हो, आई डोंट नो किस चीज के लिए, किसी भी एग्जाम की आपने लिए, अगर वो कंप्लीट हो चुकी है, आपने अपना 1 साल पूरा उस कोचिंग में दे दिया है और फिर आपने अच्छा खासा पूरा पढ़ भी लिया है, आपने PYQ भी कर लिया है, देन स्टार्ट फाइंड अ जॉब। आप जॉब ढूंढो, आप बैठे मत रहो कि ये एग्जाम क्लियर होगा तो मैं करूंगा, बिकॉज मेंटली यू विल बी वेरी स्ट्रेस, आपके दिमाग पे पड़ेगा, आप मेंटली वीक हो जाएंगे, तो ये मत करो प्लीज। पॉसिबल हो तो जॉब ढूंढो। मैंने मेरे 2 साल वेस्ट किए हैं इसी चीज में बीएड के बाद, कि बीएड के साथ साथ मैंने भी यही गलती करी थी कि ओपन से कर लिया और फिर घर में बैठे बैठे करते रहे। कितना कर लोगे यार, 1 साल बहुत होता है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। नाउ आई एम डूइंग अ जॉब, नाउ आई एम इन बेटर कंडीशन, मेरे मेंटली बहुत ही मैं ठीक हूँ, आई एम बेटर, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि अब आपको टीचर का है तो टीचर में आपका ऐसा रहेगा कि मुझे प्राइवेट में नहीं पढ़ाना है, तो कोई और जॉब ढूंढो यार, कोचिंग क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट में ढूंढ लो कोई, जिस हिसाब का आपको इंटरेस्ट है उसमें कर लो, राइट। आप इसके लिए करते रहो, ये आपकी ड्रीम जॉब है, मान लेते हैं आपकी ड्रीम जॉब है, तो इस ये ड्रीम जॉब आपको ऐसे थोड़ी मिल जाएगी, आपको वेट करना पड़ेगा। इतने आप हसल करो, आप दूसरी जॉब करो। सबसे मेन काम क्या था, आपने कोचिंग कंप्लीट की, आपने 1 साल ले लिया, ठीक है, आपने पूरा अपना 1 साल इसी को दिया, आपने प्रैक्टिस करी, आपको सब कुछ पता चल गया कि हाँ भाई ये एग्जाम है मेरा, मैंने पेपर भी एनालाइज कर लिया, मेरे नोट्स भी हैं, अब जब भी एग्जाम होगा तो मैं उसको देख आऊंगा। बस उसके बाद आप अपनी ड्रीम जॉब के लिए पढ़ते रहो, कंटिन्यू रखो। अगर आप जॉब ढूंढो, पर उसके बाद घर पे मत बैठो, डोंट डू दिस, ठीक है। फाइंड अ जॉब। अगर आपको प्राइवेट में टीचिंग की जॉब नहीं करनी है तो आप कॉर्पोरेट में ढूंढो, कहीं भी ढूंढो, पर ढूंढो, डू इट, करना, ठीक है ना। क्योंकि सबको तो देखो, सबको तो मिलेगी नहीं, ये सब साफ सीधी बात है इंडिया के कंपटीशन के हिसाब से, तो किसी को तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना कहीं और, तो ये माइंडसेट आप ना बना के चलो। तो मेरा बस यही आपसे ये है, और यही था इस वीडियो में, दैट इट इज़ अ शॉर्ट वीडियो दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि प्लीज़ 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 कोचिंग कंप्लीट होने के बाद, अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, जब भी एग्जाम हो उसके बाद आप अपनी जॉब ढूंढना स्टार्ट करो, ठीक है। कोई भी जॉब, अगर आपको प्राइवेट टीचिंग की जॉब नहीं करनी है तो कॉर्पोरेट में जॉब ढूंढो, कोई डिप्लोमा करके उसमें कॉर्पोरेट में घुस जाओ, ऐसा कुछ भी करो, बट जस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम घर में बैठे बैठे, ठीक है। मेंटली भी आप बहुत ही एग्जॉस्ट हो जाओगे, घर वालों से भी या कैसे भी, किसी भी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है। सो फाइंड अ जॉब सून, जैसे ही कोचिंग खत्म हो जाए, जैसे आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाए, बस जॉब ढूंढ लो अपनी, कोई भी जॉब करते रहो और अपना पढ़ते रहो, ठीक है। तो बस यही है मेरी आपको एक एडवाइस, तो डोंट डू दिस मिस्टेक, राइट। सो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।